कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह जिसमें दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। कहते हैं जो भी एक बार कैलाश के दर्शन कर लेता है उसका जीवन बदल जाता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं है। आखिर ऐसा क्या देख लिया चाइना ने कि ऑफिशियली चाइना ने यहाँ की चढ़ाई को बैन कर दिया। नासा ने आखिर यहाँ पर कैसी एनर्जी शील्ड्स को डिटेक्ट किया था? क्या ये कैलाश पर्वत एलियंस का बेस है? क्यों कैलाश पर्वत पे वक्त की गति अलग है? क्यों कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया, इसके बावजूद कि कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से छोटा है, उसके बावजूद भी कोई भी आज तक कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया? क्या है इस कैलाश पर्वत का रहस्य और क्यों यहाँ पे समय, गति और सारा वातावरण अलग है? कैलाश पर्वत सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है। इसको सिर्फ एक धार्मिक स्थल कहना गलत होगा, क्योंकि ये धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी साइंटिफिक मिस्ट्री भी है। कैलाश पर्वत इस पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट है। नॉर्थ पोल से इसका डिस्टेंस 6666 किलोमीटर है और हैरान कर देने वाली बात यहाँ ये है कि साउथ पोल से इसका डिस्टेंस 13,332 किलोमीटर है, जो कि एग्जैक्ट डबल है नॉर्थ पोल का। और ये इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, यानी कि इस पर्वत में कुछ तो मिस्टीरियस है। कैलाश पर्वत जिसमें अनोखी मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें वक्त तेज भागता है और जो आज भी अनजान शक्तियों से घिरा है। क्या ये एक प्राचीन दिव्य शक्ति का स्रोत है या किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का एक स्ट्रक्चर? दोस्तों, कैलाश की इस पहेली को समझने के लिए हम लोगों को हिस्ट्री, साइंस, नासा की रिसर्च, चाइना की फाइंडिंग्स और पुरानी धार्मिक कथाओं को एक्सप्लोर करना होगा, तभी जाके हमें इस पहेली के बारे में कुछ शायद पता लगा पाए। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या माउंट कैलाश की हाइट इतनी ज्यादा है जिसके कारण लोग इसको सबमिट नहीं कर पाते? तो जवाब है नहीं। माउंट कैलाश की हाइट है 6,638 मीटर्स। वहीं माउंट एवरेस्ट की हाइट इससे कहीं ज्यादा है, जो है 8,848 मीटर्स। इसके बावजूद भी 2024 तक 7,000 से भी ज्यादा लोगों ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है, यहां सबमिट किया है। वहीं माउंट कैलाश पर आज तक कोई भी सबमिट नहीं कर पाया है। और यही वो चीजें हैं जो इस पर्वत को एक मिस्टीरियस पर्वत बनाती हैं। माउंट कैलाश के बेस पर कई इंपॉर्टेंट रिलीजियस और कल्चरल साइट्स हैं। लेक मानसरोवर एक पवित्र फ्रेश वाटर लेक है जो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और बॉर्न ट्रेडिशंस के लिए सिग्निफिकेंट है। दूसरी ओर है लेक रक्षाताल, जो कि मानसरोवर लेक के बिल्कुल विपरीत सॉल्ट वाटर लेक है। ये लेक अपनी मिस्टीरियस और इनऑस्पिशियस रेपुटेशन के लिए जानी जाती है और इसका संबंध रावण से भी है, जिसे हम अपने आगे वाले एपिसोड में कवर करेंगे कि क्यों ये दोनों लेक्स इतनी डिफरेंट है। यहाँ कैलाश की परिक्रमा के लिए 52 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेकिंग रूट भी है, जो यहाँ के तीर्थ यात्रियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पर आते हैं, लेक्स के दर्शन करते हैं और फिर इस 52 किलोमीटर से कैलाश की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि कैलाश पर सबमिट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसी से वो अपने आप को धन्य समझते हैं। यहाँ पर तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्रीज भी हैं, जो कि स्पिरिचुअल गाइडेंस और मेडिकेशन के लिए फेमस हैं। 2020 तक कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर के महीने के बीच में होती थी, लेकिन कोविड के बाद से इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब दोबारा से शायद 2025 में भारतीय नागरिकों के लिए ये कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल जाएगी। दोस्तों, एक समय था जब इस यात्रा के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर वो भी समय आया जब अपनी ही इस यात्रा को करने के लिए हमें दूसरों पर यानी चीन पर डिपेंड होना पड़ा। हमें अपनी इस यात्रा के लिए चीन से परमिशन लेनी पड़ी और यही कारण है कि हमारे इस धार्मिक स्थल के लिए हम दूसरी कंट्री पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, वो वैसा समय था जब कैलाश पर्वत भारतीय संस्कृति का ही एक अंश था और हजारों तीर्थयात्री हर साल कैलाश परिक्रमा के लिए जाया करते थे। लेकिन फिर लगभग 1950s के आसपास दुनिया का नक्शा बदल गया। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे कैलाश भी चाइना की गिरफ्त में आ गया, चाइना की कंट्रोल में आ गया और उसके बाद से ही ये हमारे हाथों से निकल गया। 1950s में चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया।
इस अटैक को मुख्य उद्देश्य था तिब्बत को अपनी टेरिटरी में मिलाकर एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस तैयार करना। जब 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण ली, तब से भारत और चाइना के संबंध और ज्यादा बिगड़ने लगे थे। 1962 का भारत चाइना युद्ध एक बहुत ही भयानक घटना थी। इस युद्ध में भारत को भारी हानि हुई और तिब्बत के साथ साथ कैलाश भी चाइना के कब्जे में चला गया। चाइना का कैलाश पे कब्जा करने के बाद भारत के लोगों का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था। ये भारत के लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक हार थी। पंडित नेहरू ने चाइना से इस विषय पर बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। चाइना ने इस जगह को अपने रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री जोन में डाल दिया था, यानी कि यहाँ पर सिर्फ वो लोग ही प्रवेश कर पाएंगे जिनको चाइना अनुमति देगा या चाइना चाहेगा। इसके अलावा कोई भी इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर नहीं कर सकता था और इसी बात के कारण भारत के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। पंडित नेहरू ने ऑफिशियली कभी भी कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील को वापस लेने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब उनसे इस विषय में सवाल पूछा गया तो उन्होंने काफी डिप्लोमेसी वाला आंसर दिया। 1954 में जब चाइना और भारत के बीच में पंचशील एग्रीमेंट साइन हो रहा था, तब कई लोगों ने पंडित नेहरू से ये सवाल किया था कि चाइना का जो कंट्रोल है तिब्बत के ऊपर, उसके बाद हम अपने धार्मिक स्थल कैलाश और मानसरोवर को कैसे बचा पाएंगे। इस पर पंडित नेहरू का जवाब था, हम दुनिया के हर देश के साथ शांति और मित्रता चाहते हैं। ये समस्या सिर्फ भारत और चाइना की नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की है। हमें समझना होगा कि समय बदल रहा है और नए संदर्भों में नए संबंध बनाना जरूरी है। ये जवाब था पंडित नेहरू का कैलाश और मानसरोवर के प्रश्न के ऊपर। लेकिन जब 1962 में भारत और चाइना के युद्ध के बाद एक पत्रकार ने उनसे डायरेक्ट पूछा कि हम कैलाश और मानसरोवर को वापस कब लेंगे, तब पंडित नेहरू ने भड़कते हुए ये जवाब दिया था कि हमें ऐसे इमोशनल सवालों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी भारत की सुरक्षा और विकास है। हमें बड़े दृष्टिकोण से सोचना होगा। नेहरू जी के इस जवाब को सुनने के बाद कई लोग नाराज हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि पंडित नेहरू इस मामले को अवॉइड कर रहे हैं। उन्हें लगा कि चाइना के तिब्बत और कैलाश के कब्जे करने की बात को इन्होंने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया है। भारत के भक्तों और राष्ट्रवादी ग्रुप्स ने हमेशा कहा है कि कैलाश और मानसरोवर को भारत को वापस लेना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए कभी भी कोई एग्रेसिव पॉलिसी नहीं बनाई है। हमेशा यात्रीगणों को सिर्फ इसी बात का दुख रहता है कि उनको अपने धार्मिक स्थल को विजिट करने के लिए हमेशा चाइना की परमिशन की वेट करनी पड़ती है, जो उनके लिए काफी दुखद है और भारत के लिए काफी बड़ी हार भी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत का ये कैलाश पर्वत, ये मानसरोवर झील हमेशा के लिए भारत के हाथ से चली गई है और क्या ये कभी वापस आ पाएगी? एक रशियन साइंटिस्ट ने 1999 में अपनी डिटेल्ड रिसर्च में ये कहा था कि ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये पर्वत नॉर्मल नहीं है, बल्कि किसी एडवांस स्ट्रक्चर से बनाया गया लगता है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस पर्वत को कभी भी किसी नेचुरल वॉल्केनिक या टेक्टोटेनिक एक्टिविटी ने प्रभावित नहीं किया है। हर एक शिखर की चढ़ाई हो चुकी है, माउंट एवरेस्ट, K2, अन्नपूर्णा, लेकिन कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसको आज तक कोई भी क्लाइंब नहीं कर पाया है। रिसोर्सेज की माने तो सिर्फ एक ही ऐसे इंसान थे जो इस कैलाश पर्वत पर चढ़ पाए थे, जिनका नाम था मीला रेपा। कहते हैं कि पहले वो बहुत ज्यादा गलत गतिविधियों में थे, लेकिन बाद में वो सेंट बने और मीला रेपा ही वो थे जिन्होंने कैलाश पर चढ़ाई की। वो एक तिब्बतन बुद्धिस्ट मास्टर थे, एक पोइट थे, जिन्होंने लगभग 1052 से 1135 एडी के बीच में माउंट कैलाश को चढ़ा था, जिस पर भी बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट इससे रिलेटेड हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने खुद के मुंह से ये नहीं कहा कि मैं कैलाश पर चढ़ा था। बस उन्होंने ये ही कहा था कि वहां पर नहीं जाना चाहिए। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर अपने सारे भाइयों और द्रौपदी के साथ वो भी कैलाश पर्वत पर गए थे, लेकिन युधिष्ठिर के अलावा कोई भी पांडव और द्रौपदी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाए थे। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर केवल वो ही इंसान चढ़ सकता है जिसने कभी भी कोई पाप ना किया हो, कभी कोई झूठ ना बोला हो, और युधिष्ठिर उनमें से एक थे। इसीलिए सिर्फ युधिष्ठिर ही कैलाश पर्वत पर चढ़ पाए और बाकी पांडव कैलाश की यात्रा के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए।
मीलारेपा के अलावा जितने भी लोगों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, उन्हें कुछ अजीब एक्सपीरियंसेस हुए और वो कैलाश पर नहीं चढ़ पाए। कुछ लोगों का कहना था कि जब वो कैलाश पर चढ़ रहे थे तो ऐसी एक अलौकिक सी आवाज आ रही थी, जैसे वो कह रही हो कि यहाँ से वापस जाओ। उन्हें कुछ अजीब तरीके की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही हो, उनके नाखून, उनके बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हों। जो भी लोग वहां चढ़ने गए थे, या तो उन लोगों की मौत हो गई या फिर वो लोग अपना मेंटल बैलेंस खो बैठे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो क्लाइंब नहीं कर पाए और वापस आ गए, वो भी 1 या 2 साल में मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिसने वहां चढ़ने की कोशिश की थी और उसके साथ कुछ ना हुआ हो। आइए उन एक्सप्लोरर्स की बात करते हैं जो वहां पर चढ़ने के लिए गए थे। कैलाश पर चढ़ने का सबसे पहला रिकॉर्डेड अटेम्प्ट 1936 में हुआ था, जब एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर हग रटल एग ने इसको चढ़ने की कोशिश की थी। जब इन्होंने इसको चढ़ने का प्लान बनाया तो उन्हें वहां के तिब्बतन मॉन्क्स ने आगाह किया था कि ये एक डिवाइन माउंटेन है और इसको चढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन हग ने उनकी कोई भी बात को नहीं सुना और अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने का प्लान बनाया। जब उनकी टीम कैलाश के नॉर्थ फेस से चढ़ाई कर रही थी, तभी उनकी टीम को ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो गई थी, जिसके कारण वो लोग काफी बीमार हो गए थे। उनकी पूरी टीम एक एक करके बीमार पड़ने लगी। किसी को सर्दी जुकाम, किसी को खांसी, किसी को कुछ, यानी अलग अलग तरह की बीमारियों ने लोगों को घेर लिया था। काफी लोगों को हैलुसिनेशंस होने लगी, जिसमें उनको अजीब तरह की रोशनी और अजीब तरह की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कुल मिला के पूरी टीम ने गिव अप कर दिया था कि हम आगे नहीं चढ़ पाएंगे। हग ने बताया कि जैसे ही उन्होंने कैलाश के ऊपर स्लोप्स पर चढ़ाई करनी शुरू की, वैसे ही उनको अपने शरीर पर एक अजीब सा प्रेशर महसूस होने लगा। एक ऐसी फोर्स जैसे कि कोई उनके शरीर को फोर्सफुली नीचे की तरफ खींच रहा हो। केवल 3 दिन में ही उनकी पूरी टीम को वापस आना पड़ा और उन्होंने ये बताया और कहा कि इस एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत मुश्किल है और ये माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा कठिन है और इस पहाड़ पर कोई भी जीवित नहीं रह सकता। और वो सभी टीम वापस लौट गए। फेमस माउंटेनियर रेनहोल्ड मेसनर, जो कि दुनिया के इकलौते ऐसे माउंटेनियर हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई की थी, जब इन्होंने चाइना से अप्लाई किया परमिशन के लिए माउंट कैलाश पर चढ़ने की, तो चाइना ने डायरेक्टली इनकार कर दिया। इन्हें लगा कि शायद चाइना को पता था कि उस पर्वत पर ऐसा कुछ है जो कि ह्यूमन बॉडी नहीं सह पाएगी। शायद उन्हें मालूम था कि वहां की कुछ ऐसी फील्ड्स हैं, कुछ ऐसी एनर्जी फील्ड्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए ठीक नहीं है और वहां कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिसके कारण कोई भी एक्सपीडिशन यहाँ पर असफल ही होगा। ये मानते थे कि ये पर्वत जो है कोई नॉर्मल पर्वत नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड पिरामिड है जो शायद किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। एक शॉकिंग इवेंट 2001 में हुआ जब एक स्पेनिश टीम ने चाइना से ऊपर चढ़ने की परमिशन मांगी और चाइना ने उसको परमिशन दे भी दी। ये पहली बार था जब चाइना ने किसी टीम को ऊपर क्लाइंब करने की परमिशन दी थी, लेकिन इसके अगेंस्ट विश्व भर में हिंदू और बुद्धिस्ट ने काफी बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था। लेकिन स्पेनिश टीम ने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कैलाश पर चढ़ने का, वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। जब स्पेनिश टीम चढ़ाई की प्लानिंग ही कर रही थी, तभी उन लोगों के साथ काफी कुछ अजीब घटने लगा था। उनका कंपास काम नहीं कर रहा था, जीपीएस अलग डायरेक्शंस दिखा रहा था। कुछ लोग थे जिन्हें अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे थे जो काफी ज्यादा विचित्र थे। उन्हें अजीब सपने आने लगे जिसमें उन्होंने पुराने सन्यासी और योगी देखे जो उन्हें वापस जाने के लिए कह रहे थे। एक चाइनीज साइंटिस्ट ने वार्निंग दी कि अगर वो चढ़ाई करेंगे तो कुछ असाधारण हो सकता है। जैसे ही इनकी टीम ने कैलाश की तरफ ऊपर चढ़ने की कोशिश की, उनका मुख्य गाइड बेहोश होकर नीचे गिर गया और उसके अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्लड निकलने लगा। ये देखकर इन लोगों ने क्लाइंबिंग रोक दी और नीचे आ गए। उन्होंने बताया कि एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस उन्होंने वहां पर किया है जिसको वो बयान नहीं कर सकते। वहां से आने के 2 महीने के अंदर अंदर ही 2 लोगों की, 2 टीम मेंबर्स की असमय तरीके से मृत्यु हो गई और बाकी जो लोग बचे थे उनके शरीर पर भी बहुत अजीब तरीका का एक असर था। वो कहते थे हमारी बॉडी पे कुछ ऐसा है जैसे कोई इनविजिबल रेडिएशंस हमारी बॉडी पर असर डाल रही हैं, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी को तोड़ रही हैं, डिकम्पोज कर रही हैं, हमारी बॉडी को खत्म कर रही है।
ये इंसिडेंट इतना ज्यादा शॉकिंग था कि 2001 के बाद चाइना ने कैलाश क्लाइंबिंग पर परमानेंटली बैन लगा दिया। 1998 में रशिया के दो फेमस रिसर्चर्स ने कैलाश के ऊपर एक साइंटिफिक रिसर्च की थी। इनका नाम था सर्गी और एंड्री। इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में ये बताया था कि जो लोग भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उनकी जो उम्र है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। एक इंसान जो कि वहां पे लगभग 2 हफ्ते यानी 10 दिन के आसपास रुका था, जब वो लौट कर आया तो उसकी उम्र लगभग 5 से 10 साल बढ़ी हुई नजर आ रही थी। यानी यहाँ कुछ तो ऐसा था कि कैलाश में टाइम वॉलेट चीज की कुछ ऐसी थी जिसके कारण टाइम बढ़ जाता था, टाइम की गति बढ़ जाती थी। आखिर कैलाश पर समय की गति अलग क्यों है? काफी माउंटेनियर्स ने ये बताया है कि उन्होंने वहां एक अजीब चीज महसूस की है कि वहां समय काफी तेजी से चलता है। यानी वो माउंटेनियर्स जो वहां चढ़ते हैं, उन्होंने ये महसूस किया है कि उनके नाखून, बाल और शरीर काफी तेजी से एज करने लगता है, जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना तो नहीं है। इसका मतलब वहां पे कुछ तो ऐसा है जो कि टाइम डायलेशन करता है, पर वो है क्या? इसको हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझने की कोशिश करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि आइंस्टाइन का कहना था कि अगर किसी जगह एक हैवी ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो तो वहां वक्त तेज या धीरे हो सकता है। कैलाश एक ऐसी जगह है जिसमें प्रभावित वक्त होने की संभावना हो सकती है, यानी यहाँ पर वक्त को तेज या धीरे किया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं। कई डिजिटल क्लॉक्स यहाँ पर फेल हो जाती हैं और समय का अंदाजा ही नहीं लगता। क्या ये सिर्फ एक साइंटिफिक चीज है या इसके पीछे कोई छुपी हुई शक्ति है? बैन के बाद चाइना ने ऑफिशियली ये कहा कि इस माउंटेन पर चढ़ना इसलिए बैन कर दिया गया है क्योंकि इसके पीछे रिलीजियस कारण है और हम लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। बट एक थ्योरी ये भी है कि चाइना यहाँ पर एक सीक्रेट रिसर्च यानी मिलिट्री का रिसर्च ऑपरेशन चला रहा है और इसको दुनिया से छिपा रहा है। इसी कारण से यहाँ पर बैन लगाया गया है। नासा ने अपनी सैटेलाइट इमेज में वो देखा जो काफी हैरान करने वाला था। नासा की सैटेलाइट इमेज में उन्होंने देखा कि कैलाश के आसपास एक मैग्नेटिक शील्ड है। एक ऐसा इफेक्ट है जो नॉर्मल पर्वतों में नहीं देखा जा सकता। रशिया के रिसर्चर्स ने भी कहा कि यहाँ एक प्राचीन मैन मेड स्ट्रक्चर हो सकता है शायद, लेकिन वो इस बारे में श्योर नहीं थे। चाइना ने भी 1999 और 2004 में यहाँ सीक्रेट रिसर्च मिशंस भेजे थे जिसमें उन्होंने एबनॉर्मल रेडिएशंस डिटेक्ट किए। क्या ये एक एनर्जी सोर्स हो सकता है? लेकिन कोई भी किसी भी बात को बहुत ज्यादा श्योरिटी से नहीं कह सकता। ये सब सिर्फ अटकलें ही हैं। सच्चाई तो केवल महादेव ही जाने। कैलाश के कई रहस्यों में से एक रहस्य है एक छुपी हुई नगरी का। एक नगरी जिसे शंभाला नगरी कहते हैं। वो नगरी जो कि कैलाश की गुफाओं के भीतर से जाती है और कहीं ना कहीं ये शंभाला नगरी शायद कैलाश के नीचे छुपी हुई है। पर ये नगरी क्यों सामने नहीं आती और कौन रहते हैं इस नगरी में लोग? पुराणों की माने तो शंभाला नगरी वो नगरी है जहां पे कलयुग का अंत करने के लिए कल्कि अवतार लेंगे भगवान। इसमें कितनी सच्चाई है इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा। हम शंभाला के ऊपर अपनी एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। हमारी इस सीरीज कैलाश की इस सीरीज में हम काफी एपिसोड्स लेकर आएंगे जिसमें हम येती, नीला रेपा, कैलाश की नगरी शंभाला के बारे में कवर करेंगे। ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज की इस वीडियो में हमने आपको काफी सारी चीजें बताई, सारे फैक्ट्स जो कि बिल्कुल सच थे, सारी चीजें जो कि एक्सपीरियंस रिसर्चर और साइंटिस्ट ने बोले थे और लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि वहां जाने के बाद उन्होंने दिए थे। ये सब कुछ मिथ नहीं बल्कि एक फैक्ट था। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल और कैलाश की इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अभी बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं।